Welcome back, everybody. This is our fourth video in class 10, chapter electricity theory part. And today we are going to cover two very important topics. First is factors affecting resistance, and second, resistance in series and parallel. Before this, we have covered the origin of resistance, current, potential, and about electrical circuits. If you have not watched those videos, you can watch in our playlist that is with the name class 10th physics on our YouTube channel. And if you like these videos, if you find these videos helpful and they add something to your knowledge, something to your understanding, then please like, share, and subscribe, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content, and it is a zero cost way for you to support us. So please consider sharing these videos and subscribing to our channel. It will be a great help to us. With this, let's start today's topic. First is factor affecting resistance, and second is resistance in series and parallel. So first topic, factors affecting resistance. सो जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, हमने रेजिस्टेंस का ओरिजिन स्टडी किया था और कैसे आपको शो किया था हमने दैट कि कैसे कर्नल वाइब्रेशंस की वजह से, मींस जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको कर्नल भी बोला जाता है, उनके उनके साथ इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने की वजह से एक जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन आती है और उसी ऑब्स्ट्रक्शन की मेजरमेंट को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो आप इनडायरेक्टली बेसिकली ये बोल सकते हो दैट मोर इज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, मोर इज द रेजिस्टेंस. जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना कम कोलिजन होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा. तो सपोज कीजिए आपके पास एक वायर है, हम ये वायर को आपको जूम करके दिखा रहे हैं. अब ये वायर का एरिया है, जो ये व्हाइट वाला पार्ट आपको, जो हम आपको अभी, ये जो आपको थोड़ा ब्लूइश पार्ट में स्काई कलर में जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है. और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था दैट कि अगर सपोज कीजिए वायर आपके पास ऐसे है तो उसके अंदर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं. हमने वहां पे 2 लेयर्स ली थी. और सपोज कीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास. सो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये उतना ही इजीली इनके थ्रू क्रॉस कर सकता है जितना उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा. अब अगर यहाँ पे 2 आयंस हैं तो यहाँ पे स्पेस कम है. सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक और आयन की लेयर ऐड कर दें लाइक दिस. हम वायर को थोड़ा थिक कर देते हैं और यहाँ पे आयंस की एक और लेयर ऐड कर देते हैं. अब इस इलेक्ट्रॉन के पास ये अब यहां से भी जा सकता है और यहां से भी जा सकता है. अब ये यहां आगे आता है, फिर ये इसके पास 2 रास्ते हैं कोलिजन करने के बाद मूवमेंट करने के लिए. मींस जितना आप एरिया बढ़ाते जाओगे उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने के लिए बेटर पाथ आएगा, बेटर रास्ता आएगा कि वो इजीली यहां से मूव कर सके. ओके, सो आप ये बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर एरिया कम हो
और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर आप एरिया को इंक्रीज कर दो। तो ये हमने एक एरिया के साथ एक बेसिक रिलेशन बना लिया कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है मीन्स एरिया कम है, और एरिया ज़्यादा है मीन्स रेजिस्टेंस कम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दैट कि अगर आपके पास एरिया कम है, अगर एरिया कम है इसका मीनिंग क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नाउ बैक टू अगेन, इसी वायर पे हम वापस आते हैं। अब इस वायर की एक स्पेसिफिक लेंथ भी होगी L। अब जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं स्ट्राइक करे। मीन्स अगर ये वायर लंबी है तो हम यहाँ पे फर्दर और पॉजिटिव आयंस ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ स्ट्राइक कर जाए। मीन्स जितनी ज़्यादा लेंथ उतने ही कोलिजन करने के चांसेस, और कोलिजन जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। सो यहाँ से आप एक और एनालॉजी लगा सकते हो दैट कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। सो आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक है एरिया और एक है लेंथ। एरिया रेजिस्टेंस को इनवर्सली रिलेट कर रहा है, मींस अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। मींस एरिया आपको ये रिलेशन दे रहा है, रेजिस्टेंस के केस में जो रेजिस्टेंस है वो 1/a है, वो 1/a के प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और लेंथ के केस में रेजिस्टेंस L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। अब अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो तो आपके पास एक रिलेशन बनता है दैट इज रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ बाय एरिया, और एरिया कौन सा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, ना कि इस वायर के ये जो इसका सरकमफ्रेंस वाला एरिया, वो वाला एरिया नहीं आपको लेना। सिलेंड्रिकल वायर है जो सिलेंडर के इक्वल होता है, सिलेंडर जैसा ही होता है, और सिलेंडर के केस में उसके दो एरियाज होते हैं उसके पास, एक होता है कर्व्ड एरिया और एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको कर्व्ड एरिया नहीं लेना मींस, और इस एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये आपको πr² वाला एरिया लेना है, ना कि 2πrh वाला। ये वाला एरिया आपको नहीं लेना। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया और दिस इज कर्व्ड एरिया, तो आपको क्रॉस सेक्शनल वाला एरिया लेना है। सो R इज इक्वल टू ρL/A, और ये प्रोपोर्शनल है, अभी इक्वल नहीं है। तो अब हम इसको इक्वल वाला रिलेशन प्रोड्यूस करते हैं इसके केस में, तो यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू ρL/A। यहाँ पे जो L है दैट इज लेंथ ऑफ मटेरियल, जो A है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो रो है इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एंड ये क्या है, मटेरियल स्पेसिफिक, किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी। और जो R है दैट इज रेजिस्टेंस। तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है R इज इक्वल टू ρL/A। रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ मटेरियल, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड R इज रेजिस्टेंस। अभी जो रेजिस्टिविटी है इसकी आपकी यूनिट्स क्या होंगी, तो हम पहले इसकी यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने रेजिस्टिविटी के बारे में। सो R इज इक्वल टू ρL/A है। अगर आप यहां से रो की वैल्यू निकालो दैट इज RA/L। अब जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर
तो आप मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल कर दोगे, तो जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट्स आती है ओम मीटर। मींस रेजिस्टिविटी क्या डिफाइन करती है, आप यहां से बोल सकते हो रो डिफाइंस रो डिफाइंस resistance of material along length। ये तो आप यहां से बोल सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो दैट आपके पास ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो ए बाय एल, और यहां पे आप क्या कर सकते हो, लेट अस चूज एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। तो उस केस में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है R1/1। सो यहां पे आ जाता है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R आ जाता है। सो इन दैट सिनेरियो हम बोल सकते हैं कि रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ। इट्स लाइक कि जैसे अगर आप बाजार में कोई ऑब्जेक्ट लेने जाते हो, जैसे आप बाजार में गए और आप एक बुक खरीदना चाहते हो, और वहां पे आपको पता चलता है कि पर बुक इतना प्राइस होगा, पर बुक के सपोज कीजिए 300 प्राइस है। तो रेजिस्टिविटी भी ऐसे ही टर्म है कि ये किसी मटेरियल के लिए पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस देती है। तो आप उसको बाद में जितना आपको चाहिए, जैसे सपोज कीजिए अगर आपको 5 बुक चाहिए तो आप 300 को 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि कितना प्राइस आपको पे करना पड़ेगा बुक के लिए। ऐसे रेजिस्टेंस के केस में भी आप निकाल सकते हो रेजिस्टिविटी के केस में कि पर यूनिट एरिया और पर यूनिट लेंथ इतना रेजिस्टेंस है, तो आपके पास जो वायर है उसका एरिया इतना है और उसकी लेंथ इतनी है, उसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको देते हैं हम कि सपोज कीजिए आपके पास एक, और ये एग्जांपल के फॉर्म में अभी हम कुछ ही एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाद में जब हम अपना क्वेश्चन सीरीज करेंगे चैप्टर के लिए तो वहां पे हम मोर देन एनफ अराउंड 70 to 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे हम आपको हर चीज़ डिटेल में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पे आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। आप वो सीरीज भी हमारी देख सकते हैं। हम इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। हमने प्रीवियस चैप्टर्स के लिए भी उसको किया हुआ है, आप जाके हमारी प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। सो सपोज कीजिए आपके पास गिवन है रेजिस्टिविटी 5 ओम मीटर गिवन है। आपके पास एक वायर है और वायर की रेजिस्टिविटी गिवन है 5 ओम मीटर। लेंथ गिवन है उसकी 3 मीटर, एरिया गिवन है सपोज 9 मीटर स्क्वायर। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ऐसे फॉर्मूला से रो एल बाय ए। सो आपने रो की वैल्यू ले ली 5, लेंथ आपने ले ली 3, एरिया आपने ले लिया 9। सो आप कैंसिल करोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 5/3 ओम। आप ऐसा भी कर सकते हो रिवर्स कर सकते हो कि इस केस में आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन गिवन है जहां पे आपके पास कोई वायर है, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, वायर की लेंथ 2 मीटर है और वायर का एरिया सपोज 5 मीटर स्क्वायर है। तो इसकी रेजिस्टिविटी निकालो। तो इसकी रेजिस्टिविटी निकालने के लिए आप फिर से सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो दैट आर इज इक्वल टू
रो एल बाय ए, और यहाँ से रो आ जाता है आर ए बाय एल। आप वैल्यूज पुट करोगे, सो आर इज 10, ए इज 5 एंड एल इज 2। सो आप कट करके निकाल सकते हो 25, और जो ये रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। सो ऐसे आप रेजिस्टिविटी के बेसिक क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। नाउ अभी तक हमने जो रेजिस्टिविटी है इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसका हमने मीनिंग नहीं समझा, तो अभी हम इसका मीनिंग समझेंगे, मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। सो जो रेजिस्टिविटी है वो किससे रिलेटेड है? हमने बताया था रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है, एक उस मटेरियल के इक्वल है जिसकी लेंथ यूनिट है और एरिया भी यूनिट है। सो रेजिस्टिविटी किससे रिलेटेड है? रेजिस्टेंस से। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा होगी। और आप यहां से बोल सकते हो कि अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, अगर रेजिस्टिविटी कम है इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी कम है। तो हम यहां से दो कैटेगरीज बना सकते हैं, एक होती है लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स और सेकंड हाई रेजिस्टिविटी। तो पहले लो रेजिस्टिविटी वाले देखते हैं। तो जो लो रेजिस्टिविटी मटेरियल है इनका रेजिस्टेंस क्या होगा? लेस रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस कम होगा। और इनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। इनको कंडक्टर्स बोला जाता है। और ये क्या करते हैं? दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजिली, इजिली कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, और इन्हीं की हम वायर्स बनाते हैं। जो आपका हाउस होल्ड है, घर पे जितनी भी वायरिंग की जाती है मोस्टली कॉपर की जाती है। और जो हमारे बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंप्यूटर्स वगैरह, वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड की वायरिंग भी की जाती है। और जहाँ पे हमें कोस्ट कटिंग करनी होती है वहाँ पे हम एल्यूमिनियम वायरिंग का यूज करते हैं। फिर आते हैं हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स। अब हाई रेजिस्टिविटी है, इसका मीनिंग क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मींस हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस का मीनिंग ये क्या होंगे? बैड कंडक्टर्स। और बैड कंडक्टर का मीनिंग क्या होगा? दीज materials don't conduct electricity easily। इनमें इलेक्ट्रिसिटी इतना इजीली कंडक्ट नहीं होती, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस होता है इनका, और ये इतना इजीली अलाउ नहीं करते। नाउ इनका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल है लाइक नाइक्रोम, टंगस्टन। अभी आपको एक और चीज को अंडरस्टैंड करना समझना बेनिफिशियल रहेगा कि हमारे पास एक दो टर्म्स होती हैं, एक होता है बैड कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, बट डिफरेंस है। और तो कि हम आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं।
तो एक है हमारे पास बैड कंडक्टर्स, और दूसरे हैं हमारे पास इंसुलेटर्स। जो बैड कंडक्टर्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस, और जो इंसुलेटर होते हैं इनका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है। सेकंड डिफरेंस, बैड कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं बट बहुत ही कम करते हैं। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इज हाई। जो इंसुलेटर होते हैं दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मींस जो कंडक्टर्स होंगे, कंडक्टर्स को भी आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं जो बहुत ही आसानी से कंडक्ट कर देते हैं, गुड कंडक्टर बोल सकते हो जिनको आप, और एक होते हैं बैड कंडक्टर जो इतनी आसानी से कंडक्ट नहीं करते, जैसे नाइक्रोम और टंगस्टन होता है। और फिर आते हैं इंसुलेटर्स जो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते, लाइक प्लास्टिक या रबर या पेपर। और हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज पे जाते हैं तो कोई भी कंडक्ट करने लग जाता है। ओके, सो इनका डिफरेंस किसकी वजह से आता है? अब जैसे जब हम बल्ब की बात करते हैं तो जो सपोज कीजिए आपके पास ये बल्ब है, तो बल्ब में आप देखोगे, अगर आप पुराने वाले बल्ब देखते हो, आजकल तो एलईडीज वगैरह आ गए, टी आ गए, जो ओल्ड बल्ब होते थे तो उनमें ऐसे फिलामेंट्स होते थे, ऐसे दो वायर्स जाती थी और उनके बीच में एक फिलामेंट कनेक्ट होता था। जब आप इसको इलेक्ट्रिक, और ये बल्ब यहां से सील होता था, ऐसे इसको बिल्कुल सील कर दिया जाता था। जब यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते थे, सपोज ये पॉजिटिव या नेगेटिव कनेक्ट कर दिया इसके ऊपर, वैसे ये एसी पे वर्क करता था, तो जो ये टंगस्टन वाला पार्ट है जो आपको ये थोड़ा ग्रीनिश और ये ब्लूइश पार्ट दिख रहा है स्काई कलर का, ये ग्लो करने लगता था और इससे लाइट निकलती थी, निकलती है मतलब। ना जो ये मटेरियल है ये क्या है, एक बैड कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से जब इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और वो उस हीट को, उसका मैक्सिमम तो गर्मी की उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में चला जाता है, बट उसका कुछ फॉर्म विजिबल एनर्जी की फॉर्म में आता है, जो जिससे हमें आसपास का रूम है जो उसमें लाइटिंग होती है। सो ये एग्जांपल है एक बैड कंडक्टर का जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, बट इसके आसपास, इसके अराउंड, जो इसके आसपास का एरिया है वहां पे गैस भरी जाती है, लाइक नाइट्रोजन और आर्गन, नियोन, रेडॉन, वो ये गैसेस भरी जाती हैं। ऐसी गैसेस जो इजीली रिएक्ट नहीं करती एंड जो हाई टेम्परेचर्स को भी सहन कर सकती हैं, वो गैसेस हैं एग्जांपल इंसुलेटर्स का। वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करती एंड उन पे ज्यादा हीट वगैरह का भी कोई डिफरेंस, कोई इफेक्ट नहीं होता। बल्ब के अंदर ये स्ट्रक्चर क्यों होता है बल्ब का, ये भी हम आगे जब चैप्टर हीटिंग वाला, इस चैप्टर के अंदर हीटिंग का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि हीटिंग कैसे प्रोड्यूस होती है करंट होने की वजह से, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे बल्ब का स्ट्रक्चर भी और आपको समझाएंगे कि एक सिंपल बल्ब, बेसिक बल्ब काम कैसे करता है। सो ये एक स्मॉल सा डिफरेंस है बैड कंडक्टर और इंसुलेटर्स में, कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते, तो इनका यूज किया जाता है कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए, या आपके और कंडक्टर के बीच में एक ऐसा गैप क्रिएट करने के लिए कि आप तक इलेक्ट्रिसिटी ना पहुंच सके। और जो बैड कंडक्टर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं बट इनका रेजिस्टेंस हाई होता है,
तो इनका यूज किया जाता है हीटिंग प्रोड्यूस करने के लिए। ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में या लाइट एनर्जी में, विजिबल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनके केस में ऐसा कुछ नहीं होता। सो ये स्मॉल सा डिफरेंस है बैड कंडक्टर और एक इंसुलेटर के बीच में, जो कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा समझने में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में डिफरेंस। तो कंडक्टर्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कंडक्टर्स को आप टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक आता है गुड कंडक्टर और एक आता है गुड कंडक्टर, और दूसरे होते हैं बैड कंडक्टर। जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मींस इलेक्ट्रिसिटी को, सप्लाई को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, जैसे घरों में स्विच टू फैन, स्विच टू बल्ब। और जो बैड कंडक्टर्स होते हैं इनकी हेल्प से हम हीट जनरेट करते हैं, जैसे आपका वाटर हीटर हो गया, उसके अंदर जो हीटिंग रोड होती है वो एक बैड कंडक्टर है। जो आपका रूम हीटर हो गया, जो रूम हीटर यूज करते हैं अपर पार्ट में, हिमालयन रीजन में, इंडिया में, वहां पे वो भी एक बैड कंडक्टर का एग्जांपल है। आपकी जो इसके अलावा जो भी आप कोई भी हीटिंग सिस्टम अगर यूज करते हो, एक आप वाटर वाटर केटल यूज करते हो, उसके अंदर भी बैड कंडक्टर यूज किया जाता है, इंसुलेटर यूज नहीं किया जाता। जो केटल होती है उसमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए बैड कंडक्टर यूज किया जाता है, और जो उसको जहां से आप पकड़ते हो वहां पे प्लास्टिक यूज की जाती है सो दैट आप तक हीट ना आए, दैट इज इंसुलेटर। वो इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। सो दैट्स हाउ हम बैड कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो हमने लो रेजिस्टिविटी मटेरियल्स कवर कर लिए, हमने हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल्स कवर कर लिए। अब हम रेजिस्टिविटी से एक और कंसेप्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो हम उसको डिस्कशन करेंगे। जो कंडक्टिविटी होती है इसका सिंबल होता है सिग्मा, और ये क्या होती है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, मीन्स सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, और आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। और यहां से आप देख सकते हो कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे का इनवर्स है। मींस जो आपके पास थे, अगर आपके पास कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो तो कम होगी, एंड कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी एंड कंडक्टिविटी कम होगी। अभी हम यूनिट्स भी देख लेते हैं। जो कंडक्टिविटी है इसका फॉर्मूला 1/ρ है, तो रो की यूनिट है ओम मीटर। सो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नाउ इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। सो मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी का मीनिंग हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ ए मटीरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हमने
हमने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स को कवर कर लिया कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड होगा स्टार्टिंग से। अगर हम बिल्कुल ऊपर जाएं, सो हमने यहां से स्टार्ट किया था फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बनाया जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता था, और फिर वहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया जिसको हमने रेजिस्टिविटी बोला। फिर हमने वेरिएशन को स्टडी किया कि एरिया के हिसाब से हमने रेजिस्टिविटी को डिफाइन किया। हमने कुछ बेसिक न्यूमेरिकल किए रेजिस्टिविटी के हिसाब से। फिर हमने रेजिस्टेंस को स्टडी किया, लो रेजिस्टिविटी मटेरियल और हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल को देखा हमने। फिर हमने साइड में इंसुलेटर और बैड कंडक्टर के बीच का डिफरेंस देखा, और लास्ट में हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी को डिस्कस किया और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में रिलेशन देखा, और कंडक्टिविटी का मीनिंग देखा दैट इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, तो हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। सो ये सब समझने से पहले कि आपको रेजिस्टेंस आप सीरीज में कैसे अटैच करोगे और पैरेलल में कैसे अटैच करोगे, तो आपको पता होना चाहिए सीरीज में अटैचमेंट करके मेजरमेंट कैसे लेनी है और पैरेलल में अटैचमेंट करके मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो पहले हम सबसे पहले सीरीज से स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीरीज में कनेक्ट होंगे, सपोज कीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, और हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं बिकॉज हम स्टार्टिंग ही रेजिस्टेंस से कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पहला रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर आप इनके दो टर्मिनल्स को, किसी भी दो टर्मिनल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो और बाकी के दूसरे टर्मिनल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना करो, तो ये बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। तो ये अभी इनके बीच में सीरीज कनेक्शन है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होते तो, और मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूं, तो ये भी एक सीरीज कनेक्शन है। अगर मेरे पास फोर्थ होता, और इसको मैं आगे भी कनेक्ट कर सकता हूं, पीछे भी कनेक्ट कर सकता हूं। अगर मेरे पास ये फोर्थ है और मैं इनको आपस में कनेक्ट कर दूं, तो ये भी एक सीरीज कनेक्शन होगा। अब ये चारों के चारों रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर हैं। तो हम इनको रब करते हैं और 3 रेजिस्टेंस लेके आपको फिर से एक्सप्लेन करते हैं बाकी की चीजें। अब हम एक बेसिक सर्किट बनाते हैं जिसमें हम 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बैटरी लगा दी। ये हमने पहला रेजिस्टेंस जिसको हमने बोल दिया R1, ये R2 और ये R3। ये हम सिस्टम है जो इस डायग्राम को हम अभी स्टडी करेंगे। अब देखिए, सपोज कीजिए ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव है और क्या करता है, करंट फ्लो होता है। अब आपको पता है करंट दो टाइप के हैं, एक नॉर्मल करंट होता है जो ऐसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, और एक नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की ही वजह से ही करंट होता है। तो सपोज कीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। वैसे रियल करंट ऐसे फ्लो नहीं होता, हम बस जस्ट आपको एक रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे वायर से मूव करेगा, यहाँ पे जाएगा,
और सपोज कीजिए ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। अब रेजिस्टेंस के अंदर कोलिजन होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है। ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, उसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्रॉस करने में टाइम लगेगा। तब तक ये समझ लीजिए कि दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे पहुंच जाता है, क्योंकि जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पहुंच गया। अब जब तक पहला क्रॉस नहीं करने वाला तब तक दूसरा क्रॉस नहीं कर पाएगा, और ऐसे सपोज कीजिए पहले, फिर उसके तब तक तीसरा भी पहुंच जाता है। तो जब तक पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्रॉस करके नहीं जा पा रहा तब तक दूसरे का नंबर नहीं आएगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा, और फिर तीसरे का नंबर आएगा। तो ऐसे ये सभी के सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, वन बाय वन क्रॉस करेंगे। पहले जिसने पहले स्टार्ट किया था सबसे पहले वही क्रॉस करेगा, फिर दूसरा वाला क्रॉस करेगा, और फिर तीसरा वाला क्रॉस करेगा, और ये वापस यहाँ पे बैटरी में पहुंच के फिर से बैटरी यहाँ पे वर्क करके इनको नीचे पहुंचा देगी। ओके, मीन्स पूरी वायर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वायर के अंदर वो हर जगह क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होता है, दैट इज करंट। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको बोला जाता है करंट। मीन्स अब जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी वायर में सेम रहेगा, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स सेम। सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा इक्वल रहता है। और कौन से वाले में, एक क्लोज लूप में, जैसे ये एक क्लोज लूप है, यहां से आप मतलब पूरा क्लोज कर पा रहे हो, और जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन आएंगे उनमें शायद ये एज इट इज वैलिड ना रहे, बट जो सिंपल वाले हैं वहां पे आपका करंट सेम रहेगा। मींस अगर हम करंट आई बना रहे हैं, अब हम नॉर्मल करंट की बात करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा, यहां भी आई होगा, और यहां भी आई होगा, और यहां भी आई होगा। मींस सीरीज कनेक्शन में आपका करंट एज इट इज सेम रहता है हर जगह। नाउ अब बात आती है पोटेंशियल की, क्योंकि ये बैटरी है और बैटरी के अक्रॉस एक वोल्टेज होती है V। यहां पे बैटरी के अक्रॉस एक वोल्टेज होती है। एंड एक और हम जो बताना आपको भूल गए कि यहाँ पे करंट है। अब आपको करंट को तो मेजर करना पड़ेगा। अब एज हर जगह करंट सेम है, तो आप करंट मेजर करने के लिए क्या यूज करते हो, एमीटर। तो आप एमीटर कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो इस सर्किट में, आप यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, और यहां भी कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी आप एमीटर कनेक्ट कर सकते हो। तो सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, एक हम एमीटर लगा देते हैं यहां पे। हमने एक एमीटर लगा दिया, एमीटर का सिंबल होता है ए, और ये साइड पॉजिटिव होगी, ये साइड नेगेटिव होगी, बिकॉज करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, तो इससे हमें करंट की रीडिंग मिल जाएगी, और ये करंट सबके लिए सेम है यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। अब बात आती है वोल्टेज की। अब हमने आपको, जब प्रीवियस वीडियो थी जहां पे हम सर्किट डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये बताया था कि जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, एमीटर सीरीज में लगता है। तो ये देखिए एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। जो एमीटर और वोल्ट मीटर है इसके बारे में हम डिटेल्ड में एक अलग से वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बट अभी के लिए आप ये याद रखें कि जो एमीटर है, एमीटर आप ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करोगे, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। वापिस अपने डायग्राम पे आते हैं, और डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं सो दैट हम प्रॉपर स्पेस के साथ
वर्क कर पाए। नाउ अब हमें पोटेंशियल मेजर करना है। तो पोटेंशियल हम कहां पे मेजर कर सकते हैं? एक तो हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमें ग्राउंड की आवश्यकता होती है हमेशा, मींस पोटेंशियल को हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट पे पोटेंशियल मेजर कर लोगे। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं, यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, तो पोटेंशियल के केस में भी ऐसा होता है कि आप किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हो, किसी के रिस्पेक्ट में। तो हमेशा आप ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में मेजर करते हो पोटेंशियल को। तो आप यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वो तीनों रेजिस्टेंसेस पे लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो अभी दिखाते हैं आपको। तो पहला वोल्ट मीटर आप ऐसे लगा सकते हो, दूसरा वोल्ट मीटर आप ऐसे लगा सकते हो, और तीसरा वोल्ट मीटर आप ऐसे लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए 3 वायर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको डॉट्स बनाने होंगे। 3 वायर मिलने से जंक्शन बनता है और जंक्शन में ऑलवेज डॉट्स होंगे। तो ये आपने 3 पोटेंशियोमीटर्स लगा दिए, तो या वोल्ट मीटर्स लगा दिए। और ये साइड पॉजिटिव होगी बिकॉज यहाँ से ऐसे करंट आएगा, ये नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये तीनों पोटेंशियोमीटर क्या देंगे आपको, तीनों वोल्ट मीटर क्या देंगे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो देंगे। वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो देंगे, और वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो देंगे। तो ये सपोज V1 है, ये V2 है, और ये V3 है। नाउ जितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तीनों वोल्टेजेस का सम एग्जैक्टली इसके इक्वल होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में। आइडियल सिचुएशन में क्या है? आइडियल सिचुएशन में हम ये मान के चलते हैं कि जो वायर है, वायर का अपना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वायर की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इन रियलिटी वायर की वजह से रेजिस्टेंस होता है, और जो ये बैटरी है, बैटरी का भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और वोल्ट मीटर्स की वजह से भी और एमीटर्स की वजह से भी वोल्टेज का लॉस होता है। बट अभी हम आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम ये मान रहे हैं कि वोल्ट मीटर और एमीटर की वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा, वायर की वजह से कोई लॉस नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमने V अप्लाई की है वो होनी चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके। और हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, इन ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, तो हम तीनों रेजिस्टेंस के लिए ऐसे लिख सकते हैं दैट V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 इज इक्वल टू I2 R2, एंड V3 इज इक्वल टू I3 R3। ये तीनों की वोल्टेज, ये तीनों का रेजिस्टेंस और ये तीनों का करंट। नाउ अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ये डायग्राम बनाने से पहले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे एज इट इज पास होंगे और 1 बाय 1 पास होंगे, मींस सबसे करंट इक्वल पास होगा। इट्स जस्ट लाइक अ फैक्ट्री। कि सपोज कीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास एक फैक्ट्री और फैक्ट्री में कुछ प्रोसेसेस है। ये प्रोसेस नंबर 1 है, ये प्रोसेस नंबर 2 है, ये प्रोसेस नंबर 3 है, ये प्रोसेस नंबर 4 है। और सभी प्रोसेसेस में एक ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होता रहता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट पहली वाली इससे मशीन से गुजरता है, तब ये दूसरी मशीन के पास जाता है, दूसरी मशीन से गुजरता है तीसरी मशीन के पास जाता है, और तीसरी मशीन से गुजरता है तो चौथी मशीन के पास जाता है। नाउ जब तक दूसरी मशीन अपना काम पूरा ना कर दे, तीसरी, थर्ड और फोर्थ मशीन अपना काम नहीं कर सकती। मींस सेकंड से कंप्लीट होके थर्ड में जाएगा, थर्ड से कंप्लीट होके फोर्थ में जाएगा, तो ऐसे ही प्रोसेस चलती है। नाउ क्या हो जाता है, किसी वजह से जो थर्ड मशीन है वो स्लो हो जाती है। तो पहली मशीन ने अपना काम जल्दी से कर दिया, दूसरी ने अपनी काम जल्दी से कर दिया, और तीसरी मशीन अपना काम अभी कर रही है। तब तक क्या होता है, यहाँ पे एक और वर्क है, जो एक और प्रोडक्ट पहली और दूसरी मशीन रेडी कर देती है, पर थर्ड मशीन अभी तक अपना काम कर ही रही है। तो सेकंड मशीन तब तक उसको थर्ड को ट्रांसफर नहीं कर सकती जब तक थर्ड इसको
फोर्थ में ट्रांसफर ना कर दे। मींस आपका पूरा प्रोसेस की स्पीड, कंप्लीट सिस्टम की स्पीड उतनी ही होगी जितना आपकी जो सबसे स्लोएस्ट पार्ट है उसकी स्पीड होगी। और यहां भी ऐसा ही होगा कि आपके पूरे सिस्टम का करंट उतना ही होगा जितना सबसे कम करंट किसी का पॉसिबल हो सकता है, और वो कि जो कि पूरे सिस्टम का भी करंट है, दैट इज आई। सो पूरे सिस्टम का करंट सेम ही रहेगा। सो जो I1 है उसकी वैल्यू भी आपकी आई होगी, I1 की वैल्यू भी आई होगी, I2 की वैल्यू भी आई होगी, और I3 की वैल्यू भी आई ही होगी। तो आप ये V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। उस सिनेरियो में हमें मिलता है V1 मिलता है हमें IR1, V2 मिलता है हमें IR2, और V3 मिलता है हमें IR3। और नाउ कमिंग टू V। अब ये V क्या है? ये V है जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था। अब ये रिलेशन इसके लिए भी होल्ड होता है, V इज इक्वल टू आई आर। बैटरी के लिए भी ये लॉ वैलिड है। अब यहां भी हमारा क्या आएगा? आई आर, और ये आई और आर कौन सा होगा? जो पूरे सर्किट का है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई सर्किट आर सर्किट, मीन्स पूरे सर्किट के अंदर जो करंट है और पूरे सर्किट का जो एक रेजिस्टेंस है। मान लो अगर यहाँ पे एक क्लॉथ डाल दिया जाए और आपको नहीं पता कि कोई रेजिस्टेंस इसके अंदर, 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो आप ये मान के चल सकते हो कि कोई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और मैं उसका फाइनल रेजिस्टेंस देख लूंगा, और वो फाइनल रेजिस्टेंस आरसी के बराबर है। नाउ जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हर जगह करंट सेम है, तो बैटरी का करंट भी सेम ही होगा। मींस आईसी किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल होगा। सो इन दैट केस हम आईसी को भी आई लिख सकते हैं, और अब हम यहाँ पे आई आर सी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम आई कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल करते हैं हम, तो रेजिस्टेंस आ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो उस सिनेरियो में सभी के सभी रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे और आपको ऐड करके फाइनल रेजिस्टेंस देंगे। सो दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस के कैसे होंगे, कैसे आप वोल्टेज मेजर करेंगे, कैसे आप करंट मेजर करोगे, ये सब हमने डायग्राम के हेल्प से और थ्योरी के हेल्प से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो पैरेलल में डिस्कस करने से पहले आपको यह समझना होगा कि पैरेलल कनेक्शन होता कैसे है। तो पैरेलल कनेक्शन करने के लिए सपोज कीजिए ये आपके पास पहला रेजिस्टेंस है और ये आपके पास दूसरा रेजिस्टेंस है। अगर आप इनके एक टर्मिनल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दो तो ये होता है सीरीज कनेक्शन, और अगर दोनों टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दो तो ये होता है पैरेलल कनेक्शन। अब अगर सपोज कीजिए आपके पास थर्ड रेजिस्टेंस आ जाता है तो आप इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दोगे दोनों टर्मिनल के साथ, तो अब ये तीनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ किस में है? पैरेलल में है, और ये एक टाइप का पैरेलल कनेक्शन है। अगर आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो सपोज कीजिए ये बैटरी है हमारे पास, तो ये हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो बैटरी है वो भी इस रेजिस्टेंस इन तीनों के साथ पैरेलल में है। सो ये बेसिक्स होता है पैरेलल कनेक्शन का। अब पैरेलल कनेक्शन के केस में क्या होता है, हम इसको थोड़ा प्रॉपर वे में प्लॉट कर लेते हैं। सो अगेन हम इसको प्लॉट करते हैं। दिस इज आवर बैटरी, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं R2, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है जिसको बोलते हैं R3। अब हम अगेन सेम प्रोसेस करते हैं जो हमने प्रीवियस में की थी। हमें इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, सपोज हम 3 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और हम उनके मूवमेंट का प्रोसेस, उनके मूवमेंट देखते हैं कि कैसे पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है।
और ये मूवमेंट जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए है, मीन्स इन रियलिटी इससे जो चीज़ें हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और अलग भी होती हैं, ये जस्ट आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए इसलिए हम कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम पहला इलेक्ट्रॉन लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन मूव होने लगता है, जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके पास दो रास्ते हैं, या वो तो ऐसे जा सकता है या वो यहाँ से जा सकता है। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से चला जाता है और यहाँ पे अभी वो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहा है। अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से उसके पास दो रास्ते हैं, वो यहाँ से जा सकता है या यहाँ से जा सकता है। अब अगर वो यहाँ से जाना चूज करता है तो उसको क्या दिखाई देगा कि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किस में है, प्रोसेस में है रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की। तो वो यहाँ से ना जाके यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे फिर उसके पास टू पॉसिबल वेज है, यो यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए। तो सपोज ये यहाँ पे चला जाता है, तब तक पहला वाला रेजिस्टेंस सपोज कीजिए बीच में पहुंच चुका है क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रॉन, सॉरी। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोसेस में है, यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे भी ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो फिर वो सपोज करो यहाँ पे चला जाता है। तब तक ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ये हाफ क्रॉस कर रहा है और पहले वाला इलेक्ट्रॉन जस्ट क्रॉस करने वाला है। अब आता है फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके पास 3 पॉसिबल वेज हैं कि वो कहाँ से जाके क्रॉस कर सकता है। तो वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। सपोज वो यहाँ से चला जाता है और बाद में ये सभी इलेक्ट्रॉन्स, ये पहले वाला यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा, वापस बैटरी में पहुंच जाएगा। ऐसे दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन आके वापस बैटरी में पहुंच जाएगा। थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन फिर से वापस बैटरी में आ जाएगा। फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस करके वापस बैटरी के पास आ जाएगा। तो ऐसे आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो कि कैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मीन्स यहाँ के इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने के लिए 3 डिफरेंट पाथ्स हैं। पहले वाला ये है, पहले वाला ये पाथ है, दूसरे वाला ये पाथ है, तीसरे वाला ये पाथ है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास मूव करने के लिए 3 डिफरेंट पाथ्स हैं, 3 डिफरेंट पाथ्स। अब डिफरेंट पाथ्स का क्या होगा मीनिंग, 3 डिफरेंट रेट ऑफ फ्लो। अब हर पाथ से इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का रेट अलग अलग होगा, तो हमारे पास 3 फ्लो आ गए, किसके, इलेक्ट्रॉन के। और 3 फ्लो का मीनिंग होगा 3 डिफरेंट करंट्स, कि हमारे पास 3 अलग अलग करंट होंगे। तो यहाँ पे होगा हमारे पास I1, यहाँ पे हमारे पास होगा I2 और यहाँ पे होगा हमारे पास I3। तो जब बैटरी से हम यहाँ पे चलते हैं तो बैटरी से क्या निकलेगा, यहाँ से हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, बिकॉज ये था इलेक्ट्रॉनिक करंट। बिकॉज जब हमने बात की तो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात कर रहे थे, अभी हमें नॉर्मल करंट की बात करनी है। और नॉर्मल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो हम नॉर्मल करंट की बात करते हैं और उसको अलग कलर से शो करते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मल करंट, और एक हिस्सा यहाँ पे होगा एक करंट का, एक टाइप का करंट यहाँ पे होगा और थर्ड टाइप का करंट यहाँ पे होगा। तो जो नॉर्मल करंट है सपोज कीजिए वो हमारा I है और इसकी वैल्यू है I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इससे I1 यहाँ पे चला जाएगा, I2 यहाँ पे चला जाएगा, I3 यहाँ पे चला जाएगा। इस पार्ट में ये I3 होगा, इस पार्ट में I2 होगा। जब ये यहाँ पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे दोनों आके ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे I2 प्लस I3। यहाँ से I1 आ रहा है, जब ये तीनों यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे वापस क्या बन जाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि आपका एक्चुअल करंट होगा। ओके, एंड एज यूजुअल यहाँ पे V वोल्ट होगा बैटरी का पोटेंशियल। अब आपके पास 3 करंट है, तो आपको तीनों करंट को मेजर करना पड़ेगा। तो तीनों करंट का अगर आपको मेजर करना है तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे, 3 एमीटर्स लगाने पड़ेंगे जो कि करंट को मेजर करेंगे। और एमीटर्स हमेशा कहाँ पे लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। तो हम करंट्स को मीटर्स को कहाँ पे लगाएंगे, पहला मीटर यहाँ पे लगेगा, दूसरा मीटर यहाँ पे लगेगा और थर्ड मीटर यहाँ पे लगेगा।
सो ये पहला मीटर हो गया, ये दूसरा मीटर हो गया, और ये तीसरा मीटर हो गया। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। 3 एमीटर सामने लगा दिए। अब हमें वोल्टेज भी मेजर करना है। तो अब 3 रेजिस्टेंस हैं, तो हम इनके लिए 3 वोल्टेज लगाने पड़ते नॉर्मली। बट अगर आप देखोगे तो तीनों के एंड एक ही जगह कनेक्टेड है। तीनों का ये एंड एक ही जगह कनेक्टेड है, तीनों का दूसरा एंड भी एक ही जगह कनेक्टेड है। तो अगर यहां पे हम एक वोल्ट मीटर लगा दें ऐसे, ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, तीनों के अक्रॉस हमें वोल्टेज देगा। बिकॉज सपोज करो अगर हम एक वोल्ट मीटर ऐसे लगाते जो कि इसको ऐसे कनेक्ट करता, वेट ए मिनट, हम थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, तो हमने पहले वोल्ट मीटर ऐसे लगा दिया, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में ये वोल्ट मीटर लग गया। अब अगर हम एक दूसरा वोल्ट मीटर दूसरे रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाएं, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये तो वायर है, और वायर की वजह से कुछ नहीं होता। आप वायर पे यहाँ पे कनेक्शन ज्वाइंट कीजिए या यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, सब एक ही वैल्यू आपको देंगे। और यही वोल्ट मीटर R2 के भी पैरेलल है, और यही वोल्ट मीटर R1 के भी पैरेलल है, बिकॉज R1 R2 R3 एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल वोल्ट मीटर अलग अलग से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सो आपको ये वोल्ट मीटर नहीं लगाना, हम इसको रब कर देते हैं। और पैरेलल में यही होता है, दैट इन पैरेलल पोटेंशियल सेम, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। हम यहां पे नोट डाउन कर देते हैं ये, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट, तो इन पैरेलल वोल्टेज इज कांस्टेंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो वोल्टेज सबके अक्रॉस बराबर रहेगा, तो एक सिंगल वोल्ट मीटर से भी हम काम चला सकते हैं। सो हमारे कनेक्शंस हो गए, एमीटर्स लग गए हमारे सभी के सभी, हमारा वोल्ट मीटर लग गया, और हमारी ये बैटरी की वोल्टेज भी आ गई। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि करंट सबका अलग अलग है, और करंट का रिलेशन क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम इसका यूज यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज हमें पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I कौन सा है, ये वो करंट है जो बैटरी से निकलता है, जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो ये I है। I1 क्या है, R1 रेजिस्टेंस का करंट है, I2 R2 रेजिस्टेंस का करंट है, और I3 R3 रेजिस्टेंस का करंट है। सो अब हमारे पास ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर, और अगर आप यहां से I की वैल्यू निकालोगे ये आएगा V बाय R। तो आप तीनों रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू लिख सकते हो, दैट I1 इज इक्वल टू V1 बाय R1, I2 is equal to V2 by R2, and I3 is equal to V3 by R3। और आपको ये भी पता है कि हम बैटरी के लिए भी सेम लिख सकते हैं, कि बैटरी के लिए जो I होगा दैट इज V बाय R सर्किट, V सर्किट बाय R सर्किट। सो हम इन सभी वैल्यूज को वहां पे पुट करते हैं। सो
बैटरी के लिए VC बाय RC, पहले रेजिस्टेंस के लिए V1 बाय R1, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए V2 बाय R2 और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए V3 बाय R3। नाउ हमें ये पता है कि पैरेलल कनेक्शन है तो सबके पास पोटेंशियल सेम रहेगा जो कि V ही है, तो ये हो जाएगा V बाय RC, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। आप यहां से V को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो एंड आपके पास रिलेशन आ जाता है 1 बाय RC इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये आ जाता है आपका पैरेलल का रिलेशन कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे काम करेंगे, कि टोटल रेजिस्टेंस आप पैरेलल में कैसे निकाल सकते हो सर्किट का। तो एक क्विक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। तो सपोज कीजिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ये एक सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। तो जब ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो सीरीज के अंदर ये ऐसे लगेंगे 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर 5 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज के अंदर। आप इनको सिंपली ऐड करते हो तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम का। अब आते हैं पैरेलल के केस में। ये था सीरीज का केस, तो जब इनको पैरेलल में अटैच करोगे तो ये ऐसे ऐड होंगे 1 बाय ये 2, 3 और 5, और ये ऐसे यहां से जुड़ जाएंगे। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। तो इस केस में आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा 1 बाय RC इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5। आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम आएगा इसका 30, so this will be 15 plus this will be 10 plus this will be 6, so आंसर आएगा 25 plus 6 31 by 30। एंड इसका फर्दर लिख सकते हो that 1 by RC is equal to 31 by 30 एंड जो RC है वो हो जाएगा 30 by 31 और ये होगा अप्रोक्सीमेटली 1। तो आप यहाँ से एक और चीज ध्यान दे सकते हो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए, कि पैरेलल के केस में जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे कम के या तो इक्वल होगा या उससे भी कम होगा। जैसे यहाँ पे सबसे कम रेजिस्टेंस था 2 और फाइनल रेजिस्टेंस आ रहा है 1, तो फाइनल जो टोटल रेजिस्टेंस होगा ना वो या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा। और जब सीरीज की बात करोगे आप, तो जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है फाइनल रेजिस्टेंस उससे बराबर या उससे ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे 5 था तो फाइनल रेजिस्टेंस 10 आ रहा है। तो सीरीज के केस में टोटल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है या तो उसके बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, और पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस सबसे छोटा है फाइनल रेजिस्टेंस सर्किट का रेजिस्टेंस उसके बराबर या उससे भी कम होगा। सो ये सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस का हमने बेसिक को डिस्कस किया। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम थोड़े सिंपल एंड डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल में। एंड टिल देन हम इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। एंड एज यूजुअल अगर आपको जो हमने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे इम्प्रूव हो रही है, आप एक बेटर थिंकिंग मॉडल डेवलप कर पा रहे हैं अपने माइंड में रिगार्डिंग रेजिस्टेंसेस, सो please consider like, share and subscribe to our channel. Sharing our videos, subscribing to our channel help us, it motivates us to make such videos, and it is a zero cost way to support us because subscribing to our channel and pressing bell icon does not cost you anything. It help us to grow. So please like these videos, share these videos as much as possible with your classmates and subscribe to our channel. We will meet in next video. Till then, thanks for watching.